प्लीज़ नहीं करो दूसरी शादी। मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे लिए सब दुख सह गई मैं, लेकिन आज तुम भी मुझसे मुँह मोड़ रहे हो। वो अपनी मोहब्बत का उसे वास्ता देती उसे रोक रही थी, लेकिन वो बेहिस इंसान जिसने दूसरी शादी का इरादा कर लिया था, उसे देखता दो टोक लहजे में बोला, देखो सहरिश, दूसरी शादी तो मैं कर कर ही रहूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे इजाज़त दे दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, और तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर वाले भी अब तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। ये कहता वो उसके दिल में डर पैदा कर गया था, और वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसकी बात सुनती वो खामोश हो गई थी कि कहीं वो इनकार करे तो वो उसे घर से ही ना निकाल दे। इसलिए वो चुपचाप उसका कहना मानती उसकी दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दी से उठती, अपने उस छोटे से किचन में अपनी सास और बाकी घर वालों के लिए नाश्ता बनाती, और सबका नाश्ता वहीं टेबल पर सेट करती। अब वो अरहम को उठाने आई थी, जो कि बेड पर मज़े से लेटा हुआ था। वो रूम में इंटर हुई तो उसे ऐसे बिना शर्ट के उल्टा लेटा देख वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई, और उसकी कमर पर हाथ फेरती उसे उठाने लगी। अरहम, उठो ना, टाइम देखा है तुमने? ऑफिस नहीं जाना तुमने आज? उसकी बात सुनता वो मुस्कुराते हुए उठ बैठा। जाना है? और ये क्या, तुम सुबह सुबह मुझे उठा देती हो? 9 बजे की टाइमिंग है मेरी, और पूरा 1 घंटा पहले तुम मेरे सर पर आ खड़ी हो जाती हो। थोड़ा सोने तो दिया करो। ये कहता वो उसे खींच कर अपने सीने के साथ लगाता, उसके बालों में हाथ फेरता, प्यार से उसे देखते बोला, बहुत प्यारी हो तुम, सादगी में भी बहुत प्यारी लगती हो। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। कभी भी मैं नाउम्मीद हूँ तो तुम मेरी उम्मीद की किरण बनकर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती हो। मैं सोचता हूँ कौन सी मेरी नेकी थी जो अल्लाह को पसंद आई, और अल्लाह पाक ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ मैं खुद को। तुमने आज तक कभी मुझसे बेजा ख्वाहिश नहीं की, और ना ही किसी बात पर ज़िद की है। हर चीज़ में मेरा साथ देती हो। थैंक्स यार। ये कहता वो उसे गले से लगा गया था। कितनी प्यारी ज़िंदगी थी उनकी, बहुत मोहब्बत करते थे वो दोनों एक दूसरे से। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र खा गई उन दोनों के रिश्ते को, और अरहम उससे इतना खींचा खींचा रहने लगा कि सैरिश को खुद समझ नहीं आता था कि उसकी आखिर गलती क्या है। उसके घर वालों की तो उसे समझ आती थी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सैरिश को पसंद नहीं किया था, और ना ही उसे बहू का दर्जा दिया था। एक वही बेचारी थी जो उनका हर काम कुछ जसलोबी से करती थी, और उनकी सारी बातें कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। और उसने इस बात का जिक्र कभी अरहम से नहीं किया था। उसकी तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अरहम की ज़िंदगी में अब कोई और आ गई है, क्योंकि अरहम ने उसे कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो अब किसी और में इंटरेस्टेड है। वो अभी भी उसे ऐसी ही तवज्जो देता था जैसे वो पहले उसके साथ रहता था। वो रात के टाइम जैसे ही ऑफिस से आया तो खाना खाते साथ ही रूम में आता, मोबाइल चलाने लगा। सहरिश किचन के काम निपटाती रूम में आई तो अपने हाथ अपने दुपट्टे से पोंछती अपने सामने बैठे अरहम को देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए मोबाइल पर लगा हुआ था। उसकी टाइपिंग की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि सहरिश को देखकर कुछ झटका सा लगा था कि वो किससे बात कर रहा है इतना मुस्कुराते हुए, कहीं कोई लड़की तो नहीं। ये बात सोचती वो खुद ही इस चीज़ को झुठलाती, अपना वहम समझती, अपने दिल को तसल्ली देती बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अरहम तो मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो फिर वो मुझे धोखा क्यों देगा? ये सब मेरा ही वहम है, मैं उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। ये कहती वो मुस्कुराती हुई वहीं बेड पर अरहम के साथ बैठती, उसके हाथ से मोबाइल लेती, साइड पर रखती, उसकी गोद में सर रखे लेट गई। क्या सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं आप? आपको पता है ना कि मुझे आपकी गोद में सोने की आदत है। जैसे ही मैं काम से थक कर आती हूँ तो आप मेरा सर दबाते हैं, तो मुझे सुकून मिलता है। ये कहती वो उसका हाथ अपने बालों में रखती, उसे सर दबाने को बोलती, खुद आंखें मूंदे लेट गई थी। अरहम को इसके ऐसा करने पर तब चढ़ रही थी, जहाँ वो उसकी मौजूदगी में खुश हो जाता था, आज उसे उसका रूम में आना भी जहर लग रहा था। यार क्या तुम आके मेरे हाथ से मोबाइल ले लेती हो? मतलब कोई ज़रूरी काम भी कर रहा होता है और तुम तकिए पर नहीं लेट सकती? जाओ उधर तकिए पर सो। ये कहता वो उसका सिर अपनी गोद से हटाता उसे तकिए पर लिटाने ही लगा था, जब वो उसे देखती प्यार से बोली, क्या हो गया रोज़ाना? मैं यहीं पर सोती हूँ, यही मेरी जगह है, और तुम आज मुझे कह रहे हो कि मैं तकिए पर सोऊं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं। और तुम ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ है? पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। वो जो पहले ही गुस्से से भरा बैठा था, उसकी बात सुनता गुस्से से बालों में हाथ फेरता उसे देखते बोला, यार कोई भी काम हो सकता है, ये नहीं कि हर काम तुम्हें बताना लाजमी है।
उसकी बात सुनती उसके चेहरे पर हाथ फेरती प्यार से बोली, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? हर बात तो तुम शेयर करते हो मुझसे। ये भी कर दो, कोई पर्सनल बात है क्या? उसकी बात सुनते ही उसकी सोच को झुठलाता बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस का कोई काम था और तुम हमेशा तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। आज मुझे थोड़ा-सा काम है, तुम अभी सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ। ये कहता वो उससे दूसरी साइड लेटने का कहता खुद भी उससे थोड़ा फासला कायम करता दूसरी साइड मुँह करके सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुज़री थी जब सहरिश ने बहुत कोशिश की कि उसे नींद आ जाए, लेकिन नींद का दूर-दूर तक कोई नामो-निशान ही नहीं था। इसलिए वो दूसरी साइड अपनी तरफ पेड़ की अरहम का कंधा हिलाती बोली, अरहम मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें पता है ना जब तक तुम्हारी बाजू बिना बिना सोऊँ मुझे नींद नहीं आती। प्लीज़ अपनी बाजू पर सुला लो थोड़ी देर बाद जब मुझे नींद आए तो तकिए पर सुला देना मुझे। ये कहती वो उससे मिन्नत भरे लहजे में बोली, यार क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्चों वाली बातें करती हो? एक बार कहा है ना मैंने कि मैं खुद थका हुआ हूँ आज, सो प्लीज़ चुप करके सो जाओ। उसकी तरफ देखता वो उसे बताते ही बोला तो वो खुद से उसकी बाजू सीधी करती, उसके बाजू पर अपना सिर रखती, उसकी सर अपने और एक टाँग उसकी टाँग पे रखती मुस्कुराती हुई इसकी दाढ़ी पर हाथ फेरती बोली, अब ठीक है, अब देखिएगा 5 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाएगी क्योंकि मेरा सुकून अब मेरे पास है। ये कहती वो आंखें मूंदे लेट गई, लेकिन अरहम उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी उसे खुद से दूर कर दे, लेकिन वो इससे नहीं कर सकता था क्योंकि उसने खुद ही तो आदत डाली थी, उसे इतना प्यार था। इन दोनों में मोहब्बत की शादी थी, घर वाले उसके राज़ी नहीं थे इस शादी के लिए, लेकिन अरहम ने ज़बरदस्ती उन लोगों को राज़ी किया था। लेकिन उस घर वालों ने कभी उससे बहू का दर्जा नहीं दिया था और ना ही उसने इस बात का कभी अरहम से शिकवा किया था क्योंकि वो समझती थी कि औरत का नसीब होता है, शायद उसके नसीब में ही वो सिर्फ अरहम के एक प्यार के बिना पर ही खुश थी, उसका साथ देती थी। अरहम नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखता था। शादी के बाद सरोज को याद नहीं था कि उसने अरहम से कोई फरमाइश की हो कि उसे कोई चीज़ ला दे। वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी, सिर्फ उसे ज़रूरत की चीज़ मिल जाती तो वो इसी में खुश हो जाती, इसलिए अरहम को वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कब ऐसा हुआ कि वो उसके दिल से उतरती चली गई। अब तो वो जो उसे सादगी में भी प्यारी लगती थी, अब उसे मौसियों की तरह लगने लगी थी। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसके पास जो चीज़ें थी वही पहनती, अब न्यू और प्यारी चीज़ें कहाँ से लाती। लेकिन ये बात अरहम के दिल में बैठ चुकी थी और ये बात उसके दिल में बिठाने वाली उसकी माँ और बहन थी, जिसने उसकी कज़न को घर पे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखा और अरहम के सामने उसकी तारीफ़ें कर करके सहरिश की बुराइयाँ कर करके उसके सहरिश से बदगुमान कर दिया था। अब तो वो उसे देखते ही मूड ख़राब कर लेता था, लेकिन सहरिश कुछ दिनों से ये सब देखती सिर्फ अपना वहम समझती रही थी कि अरहम शायद काम की वजह से स्ट्रेस में है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि अब तो उसकी दुनिया ही उलटने वाली है। वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार खड़ा अपना बैग उठाता बाहर जाने ही लगा था, जब वो वॉशरूम से निकलती उसे देखती पीछे से बुला गई। तो उसकी बात सुनता वो उसकी तरफ मुड़ गया, क्या है, कोई बात है क्या? उसका लहजा इतना सख्त था कि अगला बंदा आराम से समझ जाता कि वो अभी कैसे मूड में है। क्या हुआ, इसी की बात कर रही हैं आप मुझसे? वो उसके तीखे लहजे को, क्या यार, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें अभी भी बातों की पड़ी है? जो बात है बताओ जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है, जाना भी है मुझे। अच्छा, आप शाम को जल्दी आ जाइएगा, कितने दिनों से लेट घर आ रही हैं, इसलिए प्लीज़ आज जल्दी कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम गुजारना है। कितने दिनों से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये कहती वो उसके शर्ट के बटनों के साथ खेलती प्यार से बोली। अरहम उसका हाथ पीछे करता अपनी शर्ट ही करता उसे देखते बोला, यार क्या हो गया तुम ऐसे क्यों चिपक रही हो जैसे अभी हमारी नई नई शादी हुई हो? 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तुम्हारा दिल नहीं भरा मुझसे? बस तुम कहती हो कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ बैठा रहूं, काम भी करने होते हैं मुझे, और अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे खर्चे कहाँ से पूरे करूंगा? उसकी बात सुनती वो उसे देखती बोली, कौन से खर्चे करवाती हूँ मैं तुमसे? कभी कोई फरमाइश नहीं की मैंने आपसे, और आप कह रही हैं कि मैं आपसे खर्चे करवाती हूँ। मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप इतना काम ना किया करें, लेकिन आप खुद ही हैं, आपको घर बनवाने का जुनून चढ़ा हुआ है। मैंने थोड़ी कहा है आपको कि आप ये सब करें, मैं तो आपके साथ इसी घर में भी खुश हूँ। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। ये कहती वो उसके सीने से लगती उसकी कमर पर अपना हाथ टिका गई। यार अब दूर हटो, ये कहता वो उसे खुद से दूर हटाता, उसे अल्लाह हाफिज़ कहता ऑफिस के लिए जा चुका था। दोपहर के टाइम वो काम से फ्री होती है, अपने रूम में लेटी ही थी जब उसकी ननद धड़ाम से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई और उसे सोता देख गुस्से से बोली, ओ महारानी, क्या इस टाइम सो रही हो? तुम्हें नहीं पता कि घर में मेहमान आए हुए हैं और चलकर कुछ उनके लिए खाने का ही इंतज़ाम कर दो? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं है। सहरिश जो कि फुल नींद में थी, लैबा के इतने ज़ोर से बोलने पर फ़ौरन से अपनी आंखें खोलती,
अपने सामने खड़ी लाइबा को देखती आंखें मलती उठ बैठी। कौन से मेहमान आए हुए हैं अभी? तो मैं किचन से फ्री होकर आई हूँ। लो जी, अब तुम्हें पता भी नहीं कि कौन आए हुए हैं। माना कि तुम अब्रेश से जलती हो, लेकिन इतना भी नहीं करो कि घर में आए मेहमान को ही तुम मूड ना दो। वो सुबह से आई बैठी और मजाल है जो तुमने उसकी खबर तक ली हो। उठो जल्दी से, उसके लिए कुछ लेकर आओ, और अम्मी भी तुम्हें कब से बुला रही हैं। ये कहती है वो ऑर्डर देती खुद जल्दी से वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद वो बुरा सा मुंह बनाती हुई खुद से बात करते बोली, चुड़ैल कहेंगी आ गई, मुझे तो एक आंख नहीं पाती ये कैसे अरहम को घूर घूर के देखती है। दिल करता है इसकी आंखें निकाल दूं मैं, जिस तरह मेरे अरहम पर वो नजरें गाढ़े बैठी होती है। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे घर से ही निकाल दूंगी। क्या रोज़ रोज़ हमारे घर आ जाती है। और घर वालों को भी ये बात समझ नहीं आती कि वो किस लिए आती है। जवान जहान लड़की कैसे किसी के घर में इतना रह सकती है। उसके माँ बाप ने भी उसे इतनी ढील दी हुई थी कि वो हफ्ता हफ्ता यहाँ पर रहकर चली जाती, लेकिन उसके घर वालों को कोई परवाह तक नहीं होती। उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करती, उन लोगों को खाना देती, रूम में आई और नहाते सिंपल सा सूट पहनती, थोड़ी देर के लिए तकिया सेट करती, बेड के साथ टेक लगाए लेट गई। शाम के 6 बज रहे थे। अरहम अमूमन इसी टाइम घर आ जाता था, लेकिन आज सहरिश को उम्मीद नहीं की थी कि वो आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने अपनी रूटीन चेंज कर ली थी और वो काफ़ी देर से घर आने लगा था। इसलिए वो जल्दी उसकी वापसी का इरादा तर्क करती लेट गई। लेकिन उसको क्या पता था कि आज अरहम को अब्रिश के आने का पता चला तो वो ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। लेकिन उसने सारा टाइम अपनी माँ और अब्रिश के साथ बैठ गुजारा था। उसकी माँ की तो खुशी से कोई इंतहा नहीं थी। वो अपनी भांजी को इस तरह अरहम के साथ फ्री देख अंदर तक निहाल हुए जा रही थी। उन दोनों को इस तरह खुश देख कुछ और ही ख्वाब से जाने लगी थी। वो एक नज़र अरहम को देखती बोली, बेटा ब्रिज को कहीं बाहर खाने पर लेकर जाओ, बेचारी सुबह से आई हुई है और तुम्हारी बीवी उससे तो इतनी ताकत तक नहीं कि मेहमान आई बैठी है, उससे कुछ पूछ ले, सुबह से रूम में बंद है, तुम उसे अपने साथ बाहर ले जाओ। अपनी माँ की बात सुनता हम उन्हें समझाते बोला, अम्मी कैसी बातें करी हैं आप, अगर सहरिश को पता चला तो मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी के होते हुए मैं उसे कैसे लेकर जा सकता हूँ। उसकी बात सुनती अब्रेश उसके हाथ पर हाथ रखती उसे प्यार से बोली, डरते हो तुम अपनी बीवी से? मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें भी कर रहे हो और चाहते हो कि इस बात का तुम्हारी बीवी को भी ना पता चले? तो कैसे चलेगा ये सब? एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही है, तो आज ही क्यों नहीं? उसकी बात सुनता वो फौरन से उठ खड़ा हुआ, नहीं अब्रेश, मैं अभी उसे कुछ नहीं बता सकता। उसे इस तरह खड़ा होता देख उसकी आंखों में आंखें डाले धड़ल्ले से बोली, अगर उसे नहीं बता सकते फिर मेरे साथ ताल्लुक ही क्यों बढ़ाया था? और तुम मुझसे शादी का भी कहते हो और अपनी बीवी से भी डरते हो। देखो अब्रेश, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार के वादे किए हैं, लेकिन वो मेरी बीवी हो है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे समझाने में, तो इसलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। और प्लीज़ उसके सामने ज़्यादा चिपका मत करो मुझसे, कहीं उसे शक ही ना हो जाए। मुझे लगता है वो मुझ पर शक करने लगी है। उसकी बात सुनती वो उसका हाथ पकड़ती बोली, कुछ कहा है क्या उसने तुमसे? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, बस वैसे ही मुझे फ़ील हुआ। अब तुम बैठो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं रूम में जाऊँ, ये ना हो कि वो नीचे ही आ जाए। ये कहता वो जल्दी से अपने रूम में आ गया। सहरिश जो कि मज़े से सोई हुई थी, वो अभी उसे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी जब वो अपने फ़ोन पर आती कॉल की आवाज़ से उठता, साइड टेबल पर से अपना मोबाइल उठाता, नंबर देखते ही वो कॉल कट करता, पीछे से सोई सहरिश को एक नज़र देखता, आराम से बेड से उठता, मोबाइल बाहर ले आया था। हेलो अब्रिश, यार क्या तुम रात के इस टाइम मुझे कॉल कर रही हो? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि इस टाइम कॉल मत किया करो। अभी वो साथ सोई हुई थी, अगर वो उठ जाती तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। उसकी बात सुनती दूसरी तरफ से अब्रिश की आवाज़ आई, मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस वक्त नीचे मेरे रूम में आओ, वरना मैं खुद तो ऊपर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुनता इरहम गुस्से से बोला, पागल हो तुम, कैसी बातें कर रही हो? तुम कैसे मेरे रूम में आओगी? हमेशा तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बीवी है मेरी, उसका तो कुछ सोचा करो। उसकी बात सुनती वो उसे धारते बोली, यही बात तुम्हें इश्क लड़ाने से पहले सोचनी चाहिए थी कि तुम शादीशुदा हो। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ था जब तुम मेरी तरफ माइल हुए थे। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से मेरे रूम में आओ, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं ज़िद की कितनी पक्की हूँ, इसलिए सोच समझ कर ही कुछ करना। ये कहती वो फ़ौरन से कॉल कट कर चुकी थी और वो हेलो हेलो करता, फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता, एक नज़र अपने रूम को देखता, नीचे आ गया था। वो उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाता, जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो उसे देखती फ़ौरन से उसके गले लग गई। आ गई तुम? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। अहमर जिसे फ़िक्र सताई जा रही थी कि अगर सहरिश जाग गई और उसने अहमर को देख लिया तो वो क्या करेगी। वो जो उसके सीने से लगी खड़ी थी, उसे इस तरह गुमसुम देख अपना सिर ऊपर उठाती उसे देखते बोली, क्या हो गया? ऐसे डर क्यों रहे हो?
एंजॉय करते हैं। ये कहती वो रूम की कुंडी लगाती बेड पर उसके साथ बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में थाम डालती प्यार से बोली, तुमने आज कुछ किया तो नहीं है सरिश के साथ? उसकी बात बेड पर हैरत से उसे देखने लगा। क्या मतलब, क्या किया है मैंने उसके साथ? उसकी बात सुनती वो मुस्कुरा दी। यार डर तो ऐसे रहे हो, मैंने कहा रोमांस वगैरह तो नहीं किया तुमने उसके साथ? उसकी बात सुनता वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, आज मूड नहीं था। और अब तो पता नहीं क्यों वो मेरे करीब भी आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दिल करता रूम भी अलग कर लूँ मैं उससे। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। कई बार मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की है कि मैं उसकी तरफ माइल हूँ, बीवी है वो मेरी, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं क्या करूँ? ये कहता वो अपना सिर हाथों में दिए उसे देखते बोला। तो वो मुस्कुराती हुई उसके चेहरे पर हाथ फेरती उसे देखती बोली, ये सब कुछ मेरी मोहब्बत का नतीजा है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत जो हो गई है, अब तुम्हें बीवी कहाँ अच्छी लगेगी? और वैसे भी मुझ में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें मुझसे जो सुकून और राहत मिलती है वो तुम्हारी बीवी में कहाँ। और प्लीज़ अब तुम उसके करीब भी मत जाना, क्योंकि रात को जब तक उसके साथ रूम में होते हो ना, तो ये सोच कर ही मुझे घुटन होती है कि अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो ये सोच कर ही मेरी जान निकलने लग जाती है। प्लीज़ अब तुम मेरे हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। प्लीज़ अपना आप तुम उसके हवाले मत करना। पहले तो तुम जो भी कर चुके हो, लेकिन अब मैं तुम्हें उसके साथ शेयर नहीं करूँगी। ये कहती वो उसकी गोद में सर रखती उसे गले से लगा गई थी। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, तुम्हारे साथ रोमांस करूं, लेकिन अभी हमारा निकाह नहीं हुआ ना, इसलिए। और अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो क्या पता शादी से पहले भी मैं ये सब कर लूं। ये कहती वो मुस्कुरा दी थी, लेकिन उसकी बात सुनता अरहम उसे टोकने लगा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी हो जाए ये सब होता रहेगा शादी के बाद। अच्छा आप मुझे जाने दो, टाइम बहुत हो गया है। अगर वो उठ गई तो उसकी बात सुनती वो उसे झिड़कते बोली, क्या हर वक्त उसे डरते रहते हो? कुछ नहीं होगा, चुप करके अभी मेरे पास टाइम गुजारो। तुम्हारे लिए मैं यहाँ आती हूँ और तुम हो कि मुझे मुंह तक नहीं लगाते। ये कहती वो उसे चुप करा गई थी। रात के पता नहीं किस पहर वो वहाँ से उठ कर आया था। वो वैसे ही सैरिश को सोता देख सुख का सांस लेता खुद अपनी जगह पर आकर लेट गया। सुबह के टाइम सहरिश सबका नाश्ता टेबल पर लगाती किचन में चाय बना रही थी। जब सब नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए, उसने जैसे ही चाय टेबल पर रखी तो अपनी सीट पर अब्रिश को बैठा देख वो अंदर तक जल गई थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो उसकी जगह भी ले गई है। सब घर वालों को तो उसने अपना दीवाना बना रखा था और अब उसका मुकाम भी छीनने पर तुली हुई थी। सहरिश उसे देखती है, हमको कोहनी मारती बोली, इसी ढाई ना मेरी जगह पर बैठी है ये, मैं कहाँ बैठूं? अरहम जो कि नाश्ते में मसरूफ़ था, सहरिश की बात सुनता एक नज़र अपने सामने खड़ी अपनी बीवी को देखता बोला, क्या यार कुर्सी ही तो है, तुम किसी और पर बैठ जाओ। अब मेहमान है, इसे हम कुछ कह तो नहीं सकते। जाओ जाकर किसी और चेयर पर बैठ जाओ तुम। उसकी बात सुनती वो प्यार से उससे ज़िद करते बोली, नहीं ना, मुझे आपके साथ बैठना है। इससे मैं आपके साथ बैठकर आपको देखती रहूँगी ना। प्लीज़ आप इसे कहें कि दूसरी कुर्सी पर बैठ जाए। सफ़ीना बेगम जो कि उसकी बात सुनती उसकी बात का जवाब देते बोली, चुप करके जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ जाओ। ये ना हो कि तुम्हें यहीं पर ही ना बैठने दूँ। बड़े नखरे करने लगी हो तुम आजकल, और तुम्हारे ये पर काटने मुझे आते हैं। मेहमान है वो, और तुम मेरी भांजी से इतना जेलस क्यों होती हो? अब क्या मैं तुम्हारे लिए इसका आना बंद कर दूँ? अगर ऐसी तुम्हारी सोच है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो मेरी भांजी है और तुम जितना उसे रोकोगी वो इतना ही हमारे घर आएगी। इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लो।
उनकी बात सुनती सहरिश अफसरदा सी होती। वो अपनी शौहर की तरफ देखने लगी कि शायद वो उसके हक में कुछ बोल दे, लेकिन वो खामोश तमाशाई बना बैठा रहा। पहले वो उसके हक में आवाज़ उठाता था तो उसे खुशी होती थी, लेकिन आज उसे इस तरह खामोश देख वो अंदर से टूट सी गई थी। अब्रिश को तो इसको इस तरह जलील होता देख मुस्कुराती हुई नाश्ते में लग गई, लेकिन सहरिश का वहाँ खड़ी होना मुहाल हो गया था, इसलिए वो बिना नाश्ता किए ही अपने रूम में आ गई। वो बहुत देर रूम में अरहम का वेट करती रही कि उसे मनाने आएगा, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया वो नहीं आया तो वो समझ चुकी थी कि वो ऑफिस जा चुका है। उसको तो सोच सोच कर ही दिमाग फट रहा था कि अरहम का रवैया उसके साथ चेंज क्यों होता जा रहा है। पहले जो वो अपना वहम समझकर इस बात को झुठला रही थी, अब यही चीज़ उसे खाए जा रही थी। रात को अरहम घर आया तो उसे देखती नाराज़ होती लेट गई। अरहम उसे एक नज़र दिखता फ्रेश होने चला गया। वो ये सोचे लेटी थी कि अरहम फ़ौरन से उसे मनाने आएगा। वो उसे इस तरह खुद को इग्नोर करता देख वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती खुद को तसल्ली देते बोली, क्या पता गर्मी की वजह से पहले फ्रेश होने गए हों, फिर आके मुझे मनाएंगे। मैं मेरा गलत सोचने लग जाती हूँ। ये कहती वो मुस्कुराते हुए लेट गई। आज मैं भी इतनी आसानी से नहीं अपनी नाराज़गी ख़त्म करूँगी, बहुत देर इन्हें सताऊँगी, फिर जाकर अपना मूड ठीक करूँगी। ये कहती वो लेट गई। जैसे ही वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखती सोने की फुल लाइटिंग करती अरहम का अपनी तरफ बढ़ने का वेट कर रही थी। वो जो भी वॉशरूम से निकला था सैरिश को इस तरह एक्टिंग करता देख ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता, खुद की बाल संवारता, खुद को एक नज़र शीशे में देखता, वहाँ से अपना मोबाइल उठाता बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रूम में फुल सन्नाटा देखती सैरिश अपनी आधी आंखें खोलती पूरे रूम में नजरें दौड़ाती अरहम को ढूंढने लगी, लेकिन अरहम होता तो उससे मिलता। वो तो उसे नज़रअंदाज किए बाहर चला गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद के बाल नोच ले। क्यों कह रही हैं आराम आप मेरे साथ, मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना आपको आपसे। आपको पता था कि मैं नाराज़ हूँ, फिर भी आपने मुझे नहीं मनाया। बहुत बुरे हैं आप। अब पता नहीं कहाँ चले गए। अब फिर से मुझे वेट करना पड़ेगा। ये कहती वो फिर से लेट गई। आज उसने नींद को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। कितनी देर तक वो अरहम का वेट करती रही। अरहम जो कि अब्रिश के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था, उसे तो उस सहरिश की फ़िक्र तक नहीं थी। वो अब्रिश को देखते ही उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता था, जो कि बड़ी महारत के साथ उसको अपना दीवाना किए फिर रही थी। सहरिश से शादी से पहले तो उसने अरहम को साफ इनकार कर दिया था कि उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो उस जैसे लड़के से शादी नहीं कर सकती। लेकिन शादी के बाद वो सहरिश और अरहम का प्यार देखती जल सी जाती थी, इसलिए अब अरहम को अपने पीछे लगाई हुई थी कि वो सहरिश के साथ प्यार ना करे। लेकिन अरहम उसे अब्रिश की मोहब्बत समझता फुल उसके रंग में ढल चुका था। अपनी बीवी की खूबसूरती उसे अब कहाँ देखती थी। वो जो अरहम के लिए खुद को इतना तक तब्दील कर चुकी थी, लेकिन अब वही चीज़ें अरहम को इसमें सबसे बुरी लगती थी। रात को जैसे ही वो रूम में आया और रूम को कुंडी लगाता, जो ये सोच रहा था कि सहरिश सो चुकी होगी, लेकिन उसने जैसे ही बेड पर बैठी सहरिश को देखा तो उसे देखते ही बोला, तुम सोई नहीं? इतना टाइम हो गया है, इस टाइम तक तो तुम सो जाती हो, आज फिर कैसे जाग रही हो? वो जो सुबह से रो रही थी अपनी लाल आंखें ऊपर करती अरहम को देखते ही बोली, आप कहाँ थे सुबह से? मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आपको मेरी परवाह ही नहीं है। आप क्यों मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं? अरहम उसकी बातों से बोर होता बेड की दूसरी साइड बैठता, अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखता, अपनी टांगें बेड पर सीधी करता लेट गया। यार तुम क्यों ऐसा फ़ील कर रही हो? अगर तुम ये सब बातें अपने ज़हन में बिठाओगी ना तो कैसे चलेगा? अब तुम मुझे गलत समझने लगी हो, शक करती हो तुम मुझ पर, इसलिए तुम्हें ये लगता है, वरना मैं पहले वाला ही तुम्हारे लिए तुम्हारा वही अरहम हूँ। उसकी बात सुनती वो रोते हुए से देखती बोली, नहीं आप पहले वाले अरहम, अगर आप मेरे अरहम होते तो आपको मेरी नाराज़गी की परवाह होती, लेकिन आपने मुझे देखना तक गवारा नहीं किया। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ, बताएं ना मुझे। ये कहती हुए उसके सीने पर सर रख के रोती हुई उससे पूछते बोली। तो एक पल के लिए अरहम का दिल भी उसके लिए पिघल गया था, लेकिन वो अब्रिश की बातें याद करता उसे खुद से दूर कर गया। प्लीज़ सहरिश, इससे क्यों रो रही हो तुम? नहीं बदला मैं, और तुम ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो और चुप करके सो जाओ। उसकी बात सुनती वो अपने आंसू साफ करती सूं करती उसे देखती बोली, अरहम प्लीज़ आज मुझे अपनी बाजू पर सुला लें, आज मुझे सुकून नहीं है, मुझे आपका साथ चाहिए। अरहम जो कि सहरिश को इस तरह रोता देख उसकी बात मानता, उसे अपनी बाजू पर सुलाता, खुद को
कोसे जा रहा था कि अगर वो थोड़ा लेट आता तो क्या पता सहरिश सो जाती। वो एक नज़र अपनी बाजू पर लेटी सहरिश को देखता गुस्से से दिल में सोचते बोला, दिल तो करता है अभी से बेड से फेंकूं या इसके सिर पर कोई चीज़ उठाकर मारूं। ये ना होगी ना मुझे जलील कर गई करेगी। तंग आ गया हूँ मैं इससे, हमेशा मुझसे चिपकने की कोशिश करती रहती है। अब हमेशा मैं इसके आगे पीछे घूमता रहूँ। और रोमांस के तो इतना पीछे है कि खुद से मुझे कुछ करने पर मजबूर करती है। लेकिन अब मैं भी तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊँगा। ये कहता हूँ उसके सोने का वेट कर रहा था कि वो सोए और वो जल्दी से उसे खुद से दूर कर दे। लेकिन वो जिसके सीने पर अपना हाथ रखी उसे इस तरह खामोश देख अपना सर ऊपर उठाती उसे देखती बोली, क्या हुआ अरिहम, कोई परेशानी है क्या? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। उसकी बात सुनता हुआ एक नज़र उसे देखता तलख लहजे में बोला, नहीं मानोगी तुम जो बात मैंने कही तो। आप एक बार कह के तो देखिए, ज़रूर मानूंगी मैं आपकी बात। और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगी? आप तो मेरे शौहर हैं और मैं आपका कहाँ मानूंगी। बस आप एक बार मुझे बताएं तो सही। उसकी बात सुनता हुआ उसे देखते बोला, चुप करके सो जाओ सहरिश, मुझे नींद आ रही है और सुबह ऑफिस भी जाना है। ये कहता वो लाइट ऑफ करता अपनी आंखों पर बाजू रखे सो गया। तो उसे इस तरह सोता देख सहरिश भी आंखें बंद करती सोने की कोशिश करने लगी। आज उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम तो ऑफिस चला गया था, लेकिन सहरी सुबह से उसके वेट में थी। केक भी उसने अपने हाथों से बनाया था। वो किचन का काम संभालती, केक बनाकर फ्रिज में रखती, जल्दी से ऊपर रूम में आती, अपनी अलमारी खोलती, ड्रेसेस देख रही थी कि आज वो कौन सा ड्रेस पहने। सब सूटों को एक नज़र देखती वो सिर्फ आहा भर के रह गई थी। उसकी अलमारी में कोई भी अच्छा ढंग का सूट नहीं था। सारे लॉन के वही बुसीदा जोड़े लटके हुए थे, क्योंकि उसे याद तक नहीं था कि पिछली बार उसने नया सूट कब लिया था। और ना ही वो खुद से कभी अरहम को कहती थी और ना ही अरहम ने उसे कभी लेकर दिए थे। वो सिरदर्दी होती अपनी अलमारी को देखती वहीं सोफे पर बैठ गई। हाय अल्लाह, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अगर मेरे पास अच्छा सा ड्रेस होता तो मैं अच्छे से तैयार होकर अरहम को सरप्राइज देती। अब मैं क्या यही पुराने जोड़े में से पहनूं? ये कहती वो एक नज़र फिर से उन जोड़ों को उलट पलट कर देखती, उनमें से एक ब्लैक कलर का फ्रॉक उठाती, जल्दी से चेंज करती, ड्रेसिंग के टेबल के सामने खड़ी अपने बाल कंघी करती, ड्रेसेस के साथ की हल्की सी ज्वेलरी चूड़ियाँ पहनती, खुद को एक नज़र शीशे में देखती, कंफ्यूज सी हो रही थी। बार बार उसकी नज़रें वाल क्लॉक पर उठती थीं। घड़ी उस वक्त रात के 8 बजा रही थी। वो एक नज़र कमरे से बाहर जाती, अरहम की मौजूदगी का पता लगाती, फिर से अपने रूम में आ गई थी। पता नहीं कब आएंगे, याद तो होगा उन्हें, लेकिन काम में बिजी होंगे, थोड़ा और वेट कर लेती हूँ। ये कहती वो मोबाइल खोलती अपना टाइम पास करने लगी। कितना ही टाइम गुजर गया था, लेकिन अरहम की वापसी को कोई अत्ता पता नहीं था। 10 बजे के करीब वो जल्दी से फ्रिज में से केक निकालती, रूम में ले आई और साथ ही अरहम के लिए जो उसने गिफ्ट लिया था वो टेबल पर रखती, वहीं पर टेबल के साथ टेक लगाए नीचे बैठ गई। कब अरहम का वेट करते करते उसकी वहीं पर आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अरहम अब्रिश के कहने पर सब घर वालों को बाहर लेकर गया था। अब्रिश ने बड़ी महारत के साथ सहरिश को पता ही नहीं चलने दिया था कि अरहम कब आया और कब वो लोग उसके साथ गए। घूम फिर कर रात के 1 बजे उन लोगों की वापसी हुई थी। अरहम थका हारा रूम में आया तो उसकी नज़र जैसे ही ज़मीन पर बैठी टेबल पर टेक लगा सर टिकाए लेट गई। उसका एक बाजू की एक साइड था और दूसरा हाथ उसने गिफ्ट पर रखा हुआ था। उसके बाल सारे बिखर कर उसके मुंह पर आए हुए थे और हम उसे एक नज़र देखता चलता हुआ आया और अपने जहन पर जोर डालता याद करने लगा कि आज कौन सा दिन था। मीरा वेट करते करते सो गई। ये कहता वो उसके साथ बैठता, उसके बालों को पीछे करता, उसे प्यार से जगाने लगा। सहरिश उठो सहरिश। सहरिश जो कि नींद में थी, अरहम की आवाज़ सुनती फ़ौरन से उठती, उसे देखती बोली, आप आ गए? कब से मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप आए ही नहीं रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि अभी आप आ गए। जल्दी से अब केक कट करें। ये कहती वो उसके हाथ में छुरी पकड़ाती उसे प्यार से बोली, तो वो उसे देखता खामोशी से उसके हाथ से छुरी पकड़ता केक कट करने लगा। लेकिन केक कट करते ही वो केक का छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में डालता अपने हाथ साफ करता उठने ही लगा था, जब वो उसके बाजू से पकड़ती उसे रोक गई। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे तो खिलाएंगे एक का पीस। उसके मुंह में डालने ही लगी थी जब वो हाथ के इशारे से उसे रोक गया। प्लीज़ मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। ये कहता वो उसका हाथ परे झटकता आगे बढ़ गया था। सरिश की एक कपीस टेबल पर रखती उसके पीछे लपकी थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? वो आगे बढ़ती उसका माथा छूती उसकी तबीयत का पूछते थे, फिक्र भरे लहजे में बोली, हाँ ठीक हूँ मैं, क्या हो रहा है मुझे? हर वक्त सवाल पर सवाल करती रहती हो। ये नहीं कि बंदा थका हारा है और थोड़ा सुकून करने दो, तुम्हारे अपने फ़लसफ़े होते हैं। प्लीज़ अब चुप करके सो और मुझे भी सोने दो। टाइम देखा है तुमने? उसकी बात सुनती वो अफसरदा होती उसे देखती बोली, तो आप लेट आई हैं, मैंने थोड़ी देर की है। आपको किसने कहा था कितना लेट आई? आपको नहीं पता था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और देखिए मैं आपके लिए कितना तैयार हुई, लेकिन आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। ये कहती वो मुंह बनाती बोली, तो वो उससे एक नज़र देखता हकारत से बोला, वही पुराना सूट और पुरानी शक्ल, मुझे तो कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। तो मैं अब ये ड्रामा बंद करो और चुप करके सो जाओ। सैरिश की समझ में नहीं आ रहा था कि यार हमको हो क्या गया है। वो उसके रोज़ाना की इस रवैये से तंग आ चुकी थी, इसलिए आज वो उससे बात क्लियर करने के लिए आगे बढ़ती, उसके बाजू को पकड़ती, उसकी आंखों में आंखें डालती बोली, मसला क्या है आपके साथ? क्या बात है जो आपके दिमाग में चल रही है और आप इतने दिनों से मुझे अजियत में रखे हुए हैं?
ठीक तरह से बात तक नहीं करते आप मुझसे, आपके करीब आऊँ तो मुझे दूर कर देते हैं, मेरी शक्ल के ताने देते हैं आप मुझे और मेरे पहनावे का भी मज़ाक उड़ाने लगे हैं आप। तो बताएँ जिस तरह आप कहेंगे मैं उसी तरह खुद को ढाल लूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत करें मेरे साथ। उसकी बात सुनता वो बालों में हाथ फेरता बोला, तो बेहोश हो जाऊँगी तो बताएँ मुझे, मैं भी तो देखूँ ऐसी कौन-सी बात है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोड़ो तुम, अभी ये मौका ठीक नहीं है बात करने का। ये कहता वो आगे बढ़ गया था, लेकिन सहरिश उसका बाजू पकड़ती आज दो टोक लहजे में बोली, मुझे कुछ नहीं पता, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि कौन सी बात है जो आप मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया। और हम उसका हाथ छुड़वाता गुस्से से बोला, मुझे तुमसे नफरत हो गई है, क्या करूँ मैं? तुम्हें देखता हूँ तो दिल कहता घर ही ना हूँ, जब भी तुम मेरे करीब आती हो मुझे घुटन होने लगती है। क्या करूँ मैं? ये कहता वो गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरता बेड पर बैठ गया। तो उसे इस तरह करता देख उसके पाँव में बैठती उसके घुटने पर अपना सर टिकाती रोती बोली, क्या हो गया रम आपको? ये आप मुझे कह रही हैं? आप तो मुझे कहती थी कि मैं आपकी दुनिया हूँ और आज आप मेरे लिए यही अल्फाज यूज़ करें। आपका दिल नहीं काँप रहा? उसको इस तरह घुटने पर सर टिकाता देख उसके चेहरों को देखता अपनी की बात क्लियर करते बोला, हाँ ठीक कह रहा हूँ, नहीं है मुझे अब तुम में इंटरेस्ट, क्या करूँ मैं? दिल की बात है, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? वो जो उसके घुटनों में सर दिए बैठी थी, उसकी बात सुनती हैरत से अपना चेहरा ऊपर करती, उसकी आंखों में आंखें डालती, कितनी देर ऐसे खामोश बैठी रही। उसकी तो दुनिया दहल गई थी। उससे इस रूम में अब घुटन सी महसूस होने लगी थी। कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोशी सी छा गई थी दोनों की तरफ से। जब अरहम ने उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो वो उसे देखते उससे तस्दीक करते फिर से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, इजाज़त दोगी शादी की? वो जो सख्ते में बैठी थी उसकी बात सुनती उसे देखती बोली, अगर मैं कहूँ नहीं तो आप क्या करेंगे? उसकी बात सुनता वो उसे देखता सफाकी से बोला, अगर तुमने इनकार किया तो मैं फिर भी दूसरी शादी करूँगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे इजाज़त दे दो, क्योंकि अगर तुमने इजाज़त नहीं भी दी तो भी मैं दूसरी शादी करूँगा, इसलिए अच्छा नहीं है कि तुम मुझे खुद से ही इजाज़त दे दो ताकि मैं तुम्हें भी तुम्हारा हक देता रहूँ। उसकी बात सुनती वो अपनी आंखों में आए आंसू अपने हाथों से साफ करती उसे देखती इल्तिजाया नज़रों से बोली, बताएं तो सही कौन है वो लड़की जिसके लिए आप मुझे ठुकरा रहे हैं? उसकी बात सुनता वो रुख दूसरी तरफ मोड़ गया था। तो वो उसे इस तरह कहता देख उसे देखती बोली, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करें ना, इससे क्यों रुख फेर रहे हैं, बताएं मुझे। ये कहती वो उसका चेहरा अपनी साइड करती उसकी आंखों में आंखें डालती, उसकी आंखों में किसी और का प्यार देख रही थी। बताएं ना मुझे उस लड़की का नाम। सुबह से वो एक ही रटे लगाए बैठी थी। उसकी बात सुनता वो अपने बालों में हाथ फेरता उसे देखते ही बोला, हमारे घर में ही है वो लड़की, इसलिए तुम खुद ही पहचान लो कि कौन है वो। उसकी बात सुनती वो गुस्से से उठती चिल्लाने लगी, अब्रिश की बात कर रही हैं आप? मुझे पहले ही पता था कि वो आपको मुझसे छीन लेगी, लेकिन मैं ये अपना वहम समझती थी, मुझे इतना यकीन नहीं था कि आप धोखा करेंगे मेरे साथ। मैं तो उसे बुरा समझती थी, लेकिन सबसे बुरे तो आप हैं, आपने ही उसे मौका दिया अपने साथ फ्री होने का, वरना वो जब आप पहले उसे लिफ्ट नहीं कराते थे वो कहाँ आती थी हमारे घर? जब से आपने हंस के उसके साथ बात करना शुरू की है तब से वो हमारे घर में डेरे जमाए हुई है और जलती थी वो हम दोनों के प्यार से। और देखिए उसने आपको मुझसे छीन लिया उसने मुझको आपसे। वो चीखती चिल्ला रही थी, लेकिन सामने बैठा शख्स अब उसके आंसुओं पर तरस खाने के बजाय उल्टा उस पर गुस्सा करने लगा। आवाज़ नीची रखो, तुम्हारे चिल्लाने से अब कोई चीज़ नहीं बदलेगी, इसलिए खामोशी से ये रास्ता कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहता वो लाइट ऑफ कर तो सो गया था। उसने तो अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी, लेकिन वो बेचारी वो क्या करती जिसने आज हज़ारों ख्वाब सजाए हुए थे कि वो ये रात अपने शौहर के साथ अच्छे से गुजारेगी। लेकिन उसका शोर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरता, उसका सुकून बर्बाद करता, खुद सुकून से सो गया था और वो बेचारी सारी रात रोती रही। सुबह वो नाश्ते के लिए भी नहीं उठी थी। अरहम की आंख खुली तो मोबाइल पर टाइम देखता जिस पर 9 बज रहे थे। वो जल्दी से अपने बालों में हाथ फेरता बोला, आज सरिश मुझे उठाना भूल गई है क्या? उसे याद नहीं था कि मुझे ऑफिस जाना होता है? रोज़ाना तो मेरे सर पर आ खड़ी होती थी, लेकिन आज कैसे वो भूल गई? ये कहता वो बेड से नीचे उतरता आगे बढ़ने ही लगा था जब उसकी नज़र बेड की दूसरी साइड सिमटी हुई सहरिश पर पड़ी तो वो उसे देखता हैरानगी में चला गया। उसे ये देखकर बहुत अजीब फील हो रहा था कि सहरिश शादी के बाद से आज तक इतनी लेट तक नहीं सोई थी और आज वो इतना देर तक कैसे सो रही है।
वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता, उसके माथे पर हाथ रखता, उसकी तबीयत चेक करने लगा कि कहीं उसे बुखार वगैरह तो नहीं। लेकिन उसके माथे पर हाथ रखते ही ऐसा फील होने लगा जैसे उसने किसी दहकते अंगारे पर हाथ रख दिया हो। वो उसके साथ बैठा, उसके चेहरे पर हाथ फेरता, प्यार से उसे उठाने लगा। सैरिश, उठो ऊपर, तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? वो फिक्र भरे लहजे में उसे उठाता, उसे अपने सामने बिठाता, उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता, प्यार से उसे देखते बोला, तबीयत देखी है तुमने? चेहरा कितना उतरा हुआ है तुम्हारा। तुम्हें अपनी परवाह तक नहीं है। चलो उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवाता हूँ, और नाश्ता करके तुम साथ में मेडिसिन ले लेना। ये कहता वो खुद बाहर चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद सहरीश उसे जाता देख पीछे से ठंडी आहें भरती बोली, अब क्या फ़ायदा मेरी तबीयत का पूछने का? जब आप मुझसे दूर होने ही लगे हैं तो फुल मुझसे दूर हो जाए ना। क्या ज़रूरत है आपको मेरी परवाह करने की? ये कहती वो रोती हुई फिर से लेट गई, क्योंकि अब तो रोना उसके मुकद्दर में था। जब सिब्रिश को पता चला था तो उसका खुशी से बुरा हाल था। उसको इस तरह खुश देख सफीना बेगम के कलेजे में भी ठंडक पड़ गई थी। वो अपनी भांजी के सिर की वारी हुए जा रही थी। अभी भी वो उसे अपने साथ बिठाए मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिए प्यार से उसे देखती बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि वो लड़की इस घर में नहीं टिक पाएगी। देखो कैसे रम तुम्हारा दीवाना हुआ फिर रहा है। तुम ऐसे ही उसे अपने काबू में रखना। बस उसने दूसरी शादी की उसे इजाज़त दे दी है ना, तो तुम अब उससे कैसे भी करके अब सहरिश को उसकी ज़िंदगी से निकालो। तुम्हें उसे फ़ोर्स करना होगा कि वो सहरिश को छोड़ दे, वरना अगर कुछ दिनों में उसके अंदर फिर से सहरिश की मोहब्बत जाग गई तो वो तुम्हारी तरफ से खींचा जाएगा। इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। उनकी बात सुनती सहरिश अपनी खाला को देखती मुस्कुरा गई। खाला, फिक्र नहीं करे, मैं ऐसा गेम खेलूंगी कि हमको उसे तलाक देनी ही होगी। ये कहती वो मुस्कुराती हुई अपनी अगली साल के बारे में सोचने लगी। इस बात के बाद सहरिश ने तो अब हंसना ही छोड़ दिया था। वो अपने रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, और इसकी परवाह ही किसे थी। सब घर वाले इससे पहले से ही नाखुश थे। ये गरहम ही तो था जो उसके साथ था, लेकिन अब वो भी उससे कट के रह गया था। अब रेशा अरहम को देखती, जो कि मोबाइल में लगी हुई थी, उसे देखती फ़ौरन से अपना मोबाइल साइड पर रखती, उसे देखती उठ खड़ी हुई। वो जो ऑफिस से अभी आया था सीधा ब्रिश के रूम में आ गया। उसे देखता मुस्कुराते बोला, अब खुश हो तुम? बात कर ली है मेरे सैरिश से, अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। उसकी बात सुनती वो उसकी शर्ट के बटन खोलती उसे देखती बोली, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कभी भी वो हम दोनों के बीच में आ सकती है। अगर तुम फिर से उसकी तरफ माइल हो गए तो मैं क्या करूँगी? ये कहती वो अपनी शादराना चाल चलती, अपनी आंखों में झूठ मूठ के आंसू लाती उसे पिघला गई थी। उसकी बात सुनता हुआ उसके चेहरे पर हाथ फेरता, उसके आंसू साफ करता, उसे देखते ही बोला, क्या हो गया है तुम्हें अब्रेश? तुम्हारे कहने पर ही मैंने उससे बात की थी, अब तुम्हें क्या मसला है? ये कहता वो उसके जवाब का मुंतज़िर था। अब्रेश अपने झूठ मूठ के आंसू साफ करती उसे देखती बोली, तुम सहरिश को तलाक क्यों नहीं दे देते? उसका ये कहना था कि, और हम शौक की कैफियत में से देखते ही बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसे सहरिश को छोड़ सकता हूँ? वे मेरी बीवी है, मैं भी तो तुम्हारी बीवी बनूंगी, इसलिए प्लीज़ तुम उसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि वो आगे जाकर हमारे लिए कोई मसला खड़े, इसलिए तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो। उसका ये कहना था कि उसका हाथ परे झटकता गुस्से से बोला, अब्रिश, मैं ये कभी नहीं कर सकता, और मुझसे ये उम्मीद भी कभी मत लगाना, आई समझ में? ये कहता वो वहाँ से जा चुका था। पीछे अब्रिश गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरती रूम में टहलने लगी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये इसकी लाइफ में रहती है, अब मैं सरिश को इस घर से निकाल कर रहूँगी। ये कहती ही वो खुद को रिलैक्स करने लगी। दिन के टाइम अरहम ऑफिस में था तो वो यही सही मौका देखती सैरिश से बात करने का सोचती उसके रूम की तरफ बढ़ गई थी। सैरिश जो कि रूम लॉक किए सोई हुई थी, दरवाजे पर दस्तक सुनती वो परेशान सी होती टाइम देखने लगी। तो दिन के 2 बज रहे थे। अपने दिल में सोचती बोली, अरहम के आने का तो टाइम नहीं है। ये फिर मेरे रूम में कौन हो सकता है? आज से पहले तो लाइबा के अलावा कोई नहीं आया मेरे रूम में। ये सोच रही थी जब दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनती वो जल्दी से उठ गई थी कि कहीं बाहर वाला शख्स गुस्से में दरवाज़ा ही ना तोड़ दे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने सामने खड़ी अब्रिश को देखती वो हैरानी से उसे देखने लगी। अब्रिश उसे इस तरह खुद को घूरता देख उसे साइड पर करती रूम में दाखिल होती, उसके रूम का जायज़ा लेती, उसे देखती बोली, कुछ दिन है तुम्हारे पास, मज़े से रह लो, फिर उस रूम पर और पूरे घर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। ये कहती वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन सैरिश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस चुप खड़ी थी। वो जो ये सोचकर आई थी कि वो सहरिश को जलाएगी बातें कर करके, लेकिन वो उसे इस तरह चुपचाती देख उसे जलाते ही बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शौहर अब मेरा दीवाना बना फिर रहा है, और मेरे आगे उससे कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हारी सालों की मोहब्बत मेरे आगे हार गई। देखो अब मैं उसकी मनपसंद बीवी बनूंगी और वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देगा।
अरहम ने कहा है मुझसे कि वो तुम्हें तलाक दे देगा, इसलिए बेहतर नहीं है कि तुम खुद ही उसकी लाइफ से चली जाओ। उसकी बात सुनती वो अपने दिल पर हाथ रखती कि कहीं उसका दिल फट ही ना जाए। वो हैरत से अपने सामने खड़ी उस बेहस लड़की को देख रही थी, जो औरत होते हुए भी दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही थी। समझती भी कैसे, दर्द देने वाली ही वही थी। अब ऋषि से इस तरह के भाड़े देख उसके आगे चक्कर काटती रूम को देखती बोली, फर्नीचर कुछ पुराना हो गया है और रूम का कलर भी थोड़ा डल है। मैं सोच रही हूँ अरहम से कहकर पूरा रूम चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे इस्तेमाल की हुई हैं। इसलिए मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसकी बात सुनती सहरिश दिल में सोचने की कि वो चीज़ें उसकी इस्तेमाल की हुई नहीं यूज़ करेगी, लेकिन शौहर उसका इस्तेमाल किया हुआ वो खुशी खुशी अपना रही है। उसका बहुत दिल चाहा कि वो वृक्ष को मुंह पर खरी खरी सुनाए, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। जब अपनी ही मोहब्बत उसे ठुकरा गई तो वो किसी और से क्या शिकवा करती। इसलिए वो चुपचाप बस उसकी बातें सुन रही थी। अब ऋषि से इस तरह चुप देख उसे देखती बोली, तुम्हारे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम जो ये समझ रही हो कि वो तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर तुम पर तरस खाएगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये घर खुद ही छोड़ दो, वरना मैं अरहम से कहकर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकलाऊंगी और अरहम मेरी बात मान भी लेगा। ये कहती वो उसे वार्न करती वहाँ से जा चुकी थी। और उसके जाने के बाद सहरिश रोती हुई अपनी किस्मत का मातम मना रही थी। कुछ देर वो ऐसे ही बैठी रही और फिर कुछ सोचते हुए बैग में अपने कुछ कपड़े डालती चुपके से घर से निकल आई थी, क्योंकि अब उसका इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता था।